हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह। एक बार फिर स्वागत है हमारा वीडियो चैनल में। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। विद्युत रासायनिक सेल एवं अभिक्रिया का गिव्स ऊर्जा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। तो इसमें दो टर्म हम यूज किए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, और एक टर्म यूज कर रहे हैं गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन को पहले हम लोग समझते हैं, ये होता क्या है। ये फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग गिव्स एनर्जी भी बोलते हैं। तो समझते हैं पहले गिव्स एनर्जी है क्या। जैसे मान लो कोई सिस्टम है जिसमें कि मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है ये। इस सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, तो सिस्टम में जो चेंज हो रहा है, तो जो सब्सटेंस है इस सिस्टम में उसका अपना एनर्जी होगा। मान लो इसका एनर्जी है 100 जूल सपोज। अब ये 100 जूल एनर्जी है उस सिस्टम का, तो वो कोई भी वर्क करने के लिए अपने सारे एनर्जी को तो यूज नहीं करेगा, अपने वो कुछ एनर्जी को ही यूज करता है वर्क करने के लिए। तो मान लो कि ये 100 जूल में से एनर्जी यूज कर रहा है, सपोज करो 70 जूल। 30 जूल इसके पास रह गया, कितना यूज कर रहा है वो 70 जूल। ये फ्री एनर्जी है, इसको क्या बोलते हैं हम, जो वो अवेलेबल करा रहा है वर्क करने के लिए, वो है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, या इसी को हम बोल सकते हैं गिव्स एनर्जी। ठीक है, ये फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी 70 जूल है। अब इसी एनर्जी से वो काम करेगा आगे, इसी एनर्जी को वो यूज करेगा, और वो कितना यूज करता है वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब ये 70 जूल से सपोज करो कि ये काम करने में कितना यूज कर लिया, तो 10 जूल एनर्जी यूज कर लिया। ठीक है, तो हमारा काम कितना किया है 70 जूल से, वो 10 जूल एनर्जी का काम करने में यूज किया है। मतलब हमको कितना वर्क मिलेगा, तो वर्क डन हो गया हमारा 10 जूल, जो कितना ही काम कर रहा है वो। और जब 10 जूल यूज कर लिया तो बचा क्या इसमें, ये घट के कितना हो जाएगा 60 जूल। मतलब जो एनर्जी यूज किया है वो 10 जूल था, तो 10 जूल का डिक्रीमेंट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन एनर्जी, या बोलेंगे डिक्रीमेंट इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी कितना का डिक्रीमेंट हुआ, तो पहले 70 था अब 60 हो गया, तो क्या बोलोगे 60 माइनस 70 मतलब माइनस 10 जूल। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा आरजी। ठीक है, इसको बोलेंगे डिक्रीमेंट इन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन या चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो जो डिक्रीमेंट हो रहा है गिव्स एनर्जी में, फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट हो रहा है उतना ही वो वर्क डन किया। मतलब वर्क डन जो है हमारा W, वो डिक्रीमेंट इन गिव्स एनर्जी के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं डिक्रीमेंट मतलब माइनस साइन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ऐसा हम बोल सकते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। तो यही गिव्स एनर्जी जो है हम लोग यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। ये शायद गिव्स एनर्जी आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग अब आगे बढ़ाएं, एक बार फिर से समझना चाहे तो समझ ले। कोई सिस्टम है जिसका कुछ एनर्जी होगा, वो सिस्टम अपने पूरे एनर्जी को यूज नहीं करता है, तो कुछ एनर्जी अवेलेबल कराता है काम करने के लिए। तो मान लो 100 जूल में से वो 70 जूल अवेलेबल कराया, तो 70 जूल में से कुछ काम किया, वो काम कितना किया, तो 10 जूल वर्क डन हुआ उसका। तो 10 जूल जो वर्क डन हुआ तो इसका एनर्जी घट गया होगा, कितना हो गया होगा 60 जूल। तो कितना का डिक्रीमेंट हुआ, तो 60 माइनस 70 मतलब माइनस 10। ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है इसको बोलते हैं चेंज इन गिव्स एनर्जी या डिक्रीमेंट इन फ्री एनर्जी। ये जो डिक्रीमेंट हुआ, जो कमी हो रहा है, ठीक उतना ही वो काम करेगा। मतलब वर्क डन उतना ही होगा जितना कि गिव्स एनर्जी में, फ्री एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रहा है। ये हम लोग अभी दिखा दिए। अगर बाय द वे और 10 जूल वो वर्क डन करने के लिए अवेलेबल कराता तो और 10 का कमी हो जाता। हमेशा जितना अवेलेबल कराएगा वर्क डन के लिए, इसके एनर्जी में उतना ही कमी होगा, या इसके फ्री एनर्जी में जितना कमी होगा उतना ही वो वर्क डन करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लिए कि वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीमेंट इन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब हम इसी टॉपिक को, इस टर्म को हम लोग यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले में। ठीक है, टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई रिएक्शन जो कैरी आउट कर रहा है, उस रिएक्शन के चलते एनर्जी अवेलेबल होगा और वर्क डन करेगा। तो हम लोग पढ़े हैं यहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी का एक टर्म आएगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज पास्ड, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला सबको मिला होगा। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू टोटल चार्ज पास्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया हमारा V, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म हम लोग लिख रहे हैं अभी, और चार्ज को क्या बोलते हैं Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये सब कोई पढ़े होगे इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसी से रिलेटेड यहां पर हम लोग टर्म यूज करने वाले हैं। हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा उसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं। तो एक चीज जान लें, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। हम क्या बोलेंगे, लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू V के लिए हम लोग बोलते हैं सेल में ई सेल, पोटेंशियल को ई सेल बोलते हैं, तो बोलेंगे ई सेल इंटू क्यू को, चूंकि यहां पे जो चार्ज होता है वो आयंस के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है, तो चार्ज के लिए क्या बोल देंगे हम यहाँ पे NF। तो W इज इक्वल टू, इसको ऐसे अरेंज कर ले, NF इंटू ई सेल, ये बोले, ठीक है। अब अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़े, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा RG, अभी जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। अभी जस्ट इसका यूज कर लेते हैं इसमें, तो लिखेंगे देयरफॉर डिक्रीमेंट इन गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू NF ई सेल, या बोल सकते हो चेंज इन गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ये होगा। इसमें दो तरह के क्वांटिटी हैं, एक है तुम्हारा एक्सटेंसिव और दूसरा है इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब जिसका वैल्यू चेंज ना हो, एक्सटेंसिव जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है इस सेल का। कैसे देखते हैं, ये जो है NF जो है वो सोल्यूशन, जो तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्यूशन लिए हो उसके कंसंट्रेशन, उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, अमाउंट बोले उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कोई सेल इक्वेशन है, हम लिख रहे हैं इसको, इसके बारे में हम लोग कितना बार चर्चा कर चुके हैं सेल इक्वेशन के बारे में, ये वाला इक्वेशन है। इसके लिए अगर हमको चेंज इन गिव्स एनर्जी जानना हो तो कितना इलेक्ट्रॉन का n के बारे में पता होना चाहिए, n कितना क्या है, तो नंबर ऑफ जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो n है। तो इसमें कितना का होगा, +2 चार्ज है, देखो कोई चार्ज नहीं है, या जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या बोलेंगे हम, n के जगह पे लिखेंगे 2, f तो सबको पता होगा, माइनस साथ में है ई सेल, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया -2 इंटू F ई सेल। लेकिन इसी इक्वेशन का स्टैक्योमेट्री अगर चेंज कर जाए, हम लिख लेते हैं पहले, स्टैक्योमेट्री बदल दे, 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब जाहिर है कि एक मोल को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, अब 2 हो गया, तो जाहिर है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 4। तो यहां पर n का वैल्यू, यहां पर n का वैल्यू कितना पुट किए थे 2, यहां पे n का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा 4, तो क्या हो जाएगा हमारा -4F इससे। तो देखिए यहां पर ये 2F था और यहां पे क्या हो गया 4F हो गया। मतलब ये चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे, लेकिन ई सेल चेंज नहीं करेगा। ये इसलिए बोलते हैं ये इंटेंसिव है और ये जो वैल्यू है वो एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। तो अभी हमारा ये वाला रिलेशन आया, अब इसी रिलेशन को, इसको अब मिटाएंगे, आप लोग देख ही लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं, इसी रिलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम केवल जानना था कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कैसे हुआ ये।
हमको पता चल गया इंटेंसिव जो है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, एक्सटेंसिव वाले का वैल्यू चेंज करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम यहां पे अगर हम ये जो सॉल्यूशन जो लिए हो सेल में उसका कंसंट्रेशन यूनिट हो तो लिखेंगे एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। याद होगा जब यूनिट कंसंट्रेशन बोलते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, मानक, तो हम उसको बोलेंगे मानक। यहां पर सेल विभव, ई सेल को बोलेंगे मानक सेल विभव, ई नॉट सेल बोलेंगे। मतलब हमारा सेल पोटेंशियल जो था अब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसी तरह से जो गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसका हम इस इक्वेशन में यूज कर लें तो क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये हमारा हो गया रिलेशन। ठीक है, तो अब हम इसी में कुछ कंडीशन को भी समझ लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। N के बारे में पता है, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा होगा। F के बारे में पता है, फैराडे कांस्टेंट होता है। ई नॉट सेल जो होगा सेल के अकॉर्डिंग वैल्यू वो लिखा जाएगा। अब सोचते हैं, हम लोग पीछे पढ़े थे पिछले चैप्टर में 11th में भी कई बार भेंट हुआ था कि अगर गिव्स एनर्जी जो है, चेंज इन गिव्स एनर्जी जीरो है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। चेंज इन गिव्स एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और चेंज इन गिव्स एनर्जी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उस कंडीशन को भी हम अप्लाई कर लें। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं इसमें यहां के बाद, इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस आएगा। मतलब ये जो है चेंज इन गिव्स एनर्जी का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव होगा। देख लो एक बार, ये पॉजिटिव है, इसका प्लस साइन और यहां माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब जो भी वैल्यू आए माइनस नहीं आएगा। नेगेटिव है, इसका मतलब द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगा। दूसरा केस हम देख लेते हैं, इफ ई नॉट सेल इज निगेटिव। ओके, अगर निगेटिव लिखते हो तो यहां पे माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब कि जो हमारा जो चेंज इन गिव्स एनर्जी होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। और जो पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब अस्वतः प्रवर्तित होगा। और यदि, चलो इसको भी देख ही लेते हैं, ई नॉट सेल इज जीरो, देन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। चेंज इन गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में होगा। ये कुछ कंडीशन था। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो इसको मिटाते हैं, चलिए अभी हम लोग देखें, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया हो, मींस इफ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। चलो देखते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट जब बोल रहे हो इसका मतलब है कि ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। पढ़े थे नॉन्स्ट इक्वेशन जब पढ़ रहे थे तो, और नॉन्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF, हम यही यूज कर रहे हैं।
नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, उसको हम लोग केसी बोले थे इक्विलिब्रियम स्टेट में, यूज कर लिए। इसका वैल्यू 0 है, चलो ठीक है। ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग केसी। तो थोड़ा सा और इसको ठीक कर लें। ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT बाई NF नेचुरल लॉग केसी। चलो ये हो गया। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, यूज करते हैं, क्या पढ़े हैं? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। तो क्यों ना हम इस ई नॉट सेल का वैल्यू इसमें पुट कर लें, तो माइनस NF इंटू RT बाई NF नेचुरल लॉग केसी। NF कट गया, इसका मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग केसी। एक और रिलेशन आ गया ये केसी के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, चलो अब इसमें भी कंडीशन अप्लाई देखते हैं कि इफ डेल्टा G इज पॉजिटिव तो क्या होगा, देन ये कंडीशन है। तो इसको समझते हैं, यहां पे समझ लेते हैं। जैसे पढ़े हो Kc इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ा सा चलो एक इक्वेशन को ही समझते हैं। चलो बताओ, कॉपर कटायन रिएक्ट किया जिंक से, बनाया जिंक कटायन और कॉपर, ठीक है। इसके लिए Kc हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ठीक है। हम बोले Kc कम होगा, लेस देन 1। देखो यहां पर क्या बोला, डेल्टा G इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव था, अभी हम लोग पीछे कंडीशन देखे थे कि डेल्टा G अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम और रिएक्टेंट का अमाउंट उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट बहुत कम है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत कम, रिएक्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा। तो ये कम है, ये ज्यादा है, इसका मतलब कि Kc का वैल्यू 1 से कम ही आएगा, वही वहां पर लिखे हैं। मतलब इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, एक मिनट, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है बहुत कम बन रहा होगा। कब? जब डेल्टा G पॉजिटिव होगा, इसका मतलब Kc का वैल्यू 1 से कम होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत कम बन रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इफ डेल्टा G इज नेगेटिव देन Kc इज मोर देन 1। अगर डेल्टा G नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा, रिएक्टेंट का कम, तो पढ़े Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है, डिवाइड करोगे तो जाहिर है कि वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगा, वो लिखे हैं। इसका मतलब है इस केस में प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और अगर हम डेल्टा G को 0 बोलते हैं, इसका मतलब तो पता ही है, देन Kc क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी, इसका मतलब है कि Kc का वैल्यू 1 होगा। ये कुछ कंडीशन था। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस टॉपिक को एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अगर समझ गए होगे इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन दिया रहता है, उसमें हमको पहचानना होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब n का वैल्यू क्या है, और साथ में ई नोट सेल हमको या तो दिया रहता है या हम निकालते हैं। पीछे वाले न्यूमेरिकल वगैरह में देखे होंगे, उससे आसानी से हम गिव्स एनर्जी, फ्री एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी मालूम कर सकते हैं, चेंज इन गिव्स एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे और पीछे वाले टॉपिक भी आप बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टे होम, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप अब तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नया नया अगले टॉपिक का वीडियो जो है वो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।